चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और आज का टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है क्लास 12th की बायोलॉजी का। ओके, सो नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में आएगा, इवन बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th के एग्जाम की, तो उसमें भी ये टॉपिक आता है। पूरा पूरा साइकिल ही आपसे पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स पूछ सकते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अभी फिलहाल जो नेक्स्ट 20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना भी होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ओके, पीछे की अगर आप चीज़ों को समझें, पीछे की चीज़ हमने जो लास्ट टॉपिक में पढ़ाए थे, लास्ट टॉपिक में डिस्कशन हमारा हुआ था गैमेटोजेनेसिस के ऊपर, तो आप इसके वीडियो को भी आप देखिएगा और एनसीईआरटी भी रीड कर लीजिएगा। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म का फॉर्मेशन एंड oogenesis या ओवा का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखा था। ओके, सो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है? मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता ही होगा। मेंस्ट्रुएशन नॉर्मली अगर ह्यूमन है तो आप लड़कियों को पता होगा कि हर महीने में प्रॉब्लम होती है, मतलब इट्स नेचुरल थिंग एंड इट्स स्पेसिफिक थिंग। पीपल कंसिडर इट एज ए प्रॉब्लम, ठीक है, या इम्प्योर भी कंसिडर करते हैं। उस टाइम पे बहुत सारे जो टैबूज हैं हमारे सोसाइटी में, उस चीज़ को लेके बहुत सारे टैबूज हैं। ओके, एक नहीं बहुत सारे टैबूज हैं। हम उन टैबूज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम साइकिल के ऊपर बात करेंगे जो साइंस में है अभी फिलहाल। ठीक है, इस वर्ड की ओरिजिन कहाँ से हुई है? एक्चुअली में अगर हम थोड़ी सी ओरिजिन पे चलें, मेंस्ट्रुअल साइकिल की ओरिजिन, तो इसमें दो वर्ड है। अब देखिए, दो वर्ड का मतलब एक साइकिल है और एक मेंस्ट्रुअल है। मतलब साइकिल का मतलब तो आप समझ में आ रहे हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर फिनोमेना, कोई भी फिनोमेना अगर सेम टाइम पे, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे रेगुलरली रिपीट हो रही है तो उसको हम साइकिल बोलते हैं। साइक्लिक इवेंट बोलते हैं ना, कि मतलब एक चीज़ हुआ पहले, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर से वहीं आया, फिर घूमे। जैसे आप चक्कर लगाते हैं ना, ऐसे एक पॉइंट आप रख लीजिए, आप ग्राउंड में एक पॉइंट पे अपना चप्पल रख दीजिए, जूता रख दीजिए, बैग रख दीजिए, उसके बाद घूमते आइए। जब आप फिर उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगी, इसका मतलब आपने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही ये है साइकिल, साइक्लिक इवेंट है, मतलब हमेशा होना। एक बार शुरू हुआ तो नॉर्मली जब तक ये फाइनल खत्म नहीं होगा तब तक होता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, सम प्रॉब्लम, सम डिजीज, एनीथिंग। ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन का क्या मतलब होता है? ये वर्ड आया है एक्चुअल में मेंसिस, लैटिन वर्ड है मेंसिस, इसका मतलब होता है मंथ। लैटिन वर्ड है मेंसिस, इसका मतलब होता है मंथ, और ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड मीन से, MENE। मीन वो MEAN वाला नहीं कि बहुत मीन है, नो, MENE, मीन, जिसका मतलब होता है क्या? मून। मतलब मेंसिस वर्ड का मतलब होता है मंथ, और मेंसिस वर्ड डिराइव हुआ है कहाँ से? ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है मीन, और उसका मीनिंग होता है मून, मतलब चंद्रमा, जो चंदा मामा है वो। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करता है, ये बिलीफ को रिफ्लेक्ट करता है कि जैसे मून का जो टाइम पीरियड होता है वो 28 दिन का होता है। कहते हैं ना 28 दिन का, लूनार मंथ जिसको बोलते हैं। जैसे फरवरी जो होता है 28 या 29 का होता है, तो लूनार मंथ जब आता है तो उसको हम बोलते हैं 28 डेज। ओके, 14 दिन अमावस्या चलती है जिसमें अंधेरिया कुप रहता है, एकदम कुछ नहीं दिखता है, और 14 दिन उजाला दिखता है। 14 दिन का जो है साइकिल रहता है। वहीं सेम हमने पूरे एक मंथ के साइकिल को बना दिया कि भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी लगभग सिंक्रोनाइज्ड होता है किससे? सिमिलर ड्यूरेशन, मून के। इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, सो एंशिएंट बिलीफ थी, और सिमिलर ड्यूरेशन की मतलब बिलीफ में कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में, वो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे लूनार मंथ जो होता है 28 दिन का, वैसे ही। इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। हाउएवर बाद में इस आइडिया को चैलेंज किया गया और ये कहा गया नहीं, ये एक तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, और ये इंडिविजुअल के लिए भी फिक्स नहीं होता है। ड्यूरेशन फिक्स होता है ऑलमोस्ट 28 दिन का, लेकिन टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज्ड फेज में या सिंक्रोनाइज्ड वे में जो लूनार फेज है उससे ये बिल्कुल सेपरेट चीज है। ठीक है, इसीलिए हाउएवर दिस आइडिया हैज बीन चैलेंज्ड बाय द मॉडर्न साइंस व्हिच शोज दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी अमंग द इंडिविजुअल एंड आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद द लूनार फेजेस। ओके, अभी आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल प्राइमेट्स का। ठीक है, इसके अलावा भी एक साइकिल हम पढ़ते हैं या सुने होंगे, आप शायद नहीं सुने होंगे, पहले एनसीईआरटी का पार्ट था, 2005 वाली एनसीईआरटी थी जब। उसके बाद कब चेंज हुआ? काफ़ी चेंजेज हुए एनसीईआरटी में, अभी तो बिल्कुल बहुत सारा कंटेंट कम हो गया, बहुत रिड्यूस हो गया है। सो जैसे डॉग्स हो गए, बस आप देखते होंगे, कैटल्स हो गई या कैट्स हो गए, इनका आप देखेंगे एक पर्टिकुलर सीजन में आपको बहुत सारे बच्चे दिखेंगे हर जगह। पपीज़ के बहुत सारे बच्चे दिखेंगे, कैट्स के बच्चे दिखेंगे। नहीं, पूरे साल भर ऐसा नहीं होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसी सीजन को बोलते हैं ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन,
और ऐसे एनिमल जिनमें वो पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन ऐसे होता है, मैमल्स हैं वो, उनमें एक साइकिल चलती है जिनको स्ट्रस साइकिल बोलते हैं, ESTRUS या OESTREUS, स्ट्रस साइकिल, ठीक है, या ओइस्ट्रस भी बोल सकते हैं। हमारे केस में या ह्यूमन के केस में या अदर जो फीमेल प्राइमेट्स होती हैं, जैसे मंकीज हैं, एप्स हैं एंड ह्यूमन बीइंग्स, इनके केस में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड भी आता है बॉडी के बाहर थ्रू दी यूरेथ्रल ओपनिंग या विजाइनल ओपनिंग एक्चुअली, ठीक है, वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होती है। जो ईस्ट्रस साइकिल चलता है वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग आफ्टर प्यूबर्टी होती है। प्यूबर्टी की एज 12 से 14 साल, तो प्यूबर्टी जब होता है तो पहली साइकिल स्टार्ट होती है, और स्टार्टिंग में ये रेगुलर नहीं होती है, रेगुलर होती है, मतलब एक बार स्टार्ट हो गई तो हो सकता है कि 1 साल के लिए फिर बंद रहे, 2 साल के लिए बंद रहे, मतलब बॉडी का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद फिर से रेगुलर होती है। रेगुलर ये नॉर्मली देखेंगे तो 14-15 साल के बाद ही होती है, ठीक है, 15-16 साल के बाद लगभग अराउंड में। स्टार्टिंग के बाद इमीडिएटली रेगुलर नहीं होती है। तो जो स्टार्टिंग होती है आफ्टर द प्यूबर्टी, उसको बोलते हैं मीनार्च। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मीनार्च, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बड़ा, अगर पहले जो मदर हैं अपनी डॉटर को या किसी भी तरीके से अगर उनको इनकी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो एक्चुअली जब पहली बार होता है तो दे गेट फियर कि हुआ क्या, ऐसे अचानक से ब्लड कहाँ से आने लगा, डर जाते हैं बच्चे। तो इसीलिए सेक्स एजुकेशन में इस टाइप का भी एजुकेशन दिया जाता है। और बच्चियों को, जो लड़कियां हैं, उनको मदर के थ्रू या जो मतलब से अगर वहाँ पे सिस्टर इन लॉ है या और कोई भी फीमेल पर्सन जो कि उनको सजेशन या शिक्षा दे सकती है, इस चीज़ की एजुकेशन दे सकती है, वो बेटर रहता है। बेटर इसलिए रहता है क्योंकि हाइजीन भी मेंटेन करना होता है, ठीक है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, स्कूल को कैसे मैनेज करना है, बाकी अदर वर्क को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इन प्यूबर्टी एज दे आर नॉट लाइंग इन द बेड और स्टेइंग इन दी होम ऑलवेज, ठीक है, शुरुआत में हो सकता है लेकिन नॉर्मली नहीं। एनीवे, मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, ऐसा नहीं कि आज के दिन हुआ तो 28 दिन के बाद, क्योंकि महीना हमारा 29-30 फरवरी और उसके अलावा 28-29 फरवरी और 30-31 नॉर्मल मंथ, तो ड्यूरेशन तो चेंज होगा और वही ड्यूरेशन चेंज होता रहता है, ठीक है, इसीलिए डेट फिक्स नहीं होती है। द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से कब होता है, जो स्टार्टिंग का फेज है और उसके बाद अगला जो फेज आएगा, ठीक है, यही ना, साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल फेज। एक्चुअली अगला जब शुरू होगा तो उसको फिर से साइकिल के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। एंड वन ओवम इज रिलीज्ड, जिसको ओव्यूलेशन का प्रोसेस बोलेंगे। पिछले हम जब भी पढ़ रहे हैं ये फीमेल का आ रहा है, ओवरी का रोल आ रहा है, तो हम पढ़ रहे हैं ओव्यूलेशन का प्रोसेस, ठीक है। इवन हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, LH और FSH पढ़ रहे थे, तब भी ओव्यूलेशन का प्रोसेस पढ़े हैं, बहुत बार आ चुका है, अभी आपको पता होना चाहिए। ओव्यूलेशन का मतलब जिसमें सेकेंडरी oocyte या ओवा रिलीज होता है, कहाँ से, ओवरी से, थ्रू दी ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ड्यू टू द LH सर्ज। LH सर्ज 14वें दिन पे होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज होता है, मतलब अमाउंट उसका बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, और उसी के साथ साथ FSH का भी अमाउंट ज़्यादा रहता है, लेकिन LH और ज़्यादा रहता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल उनको ब्रेक करता है, उसकी वॉल को, मेम्ब्रेन को, और वहाँ से ओवा रिलीज होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो एक ओव्यूलेशन के टाइम पे एक ही ओवा रिलीज होता है यूजुअली, कभी कभी 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है मे बी, लेकिन नॉर्मली एक ही रिलीज होता है, ठीक है। और ये ड्यूरिंग दी मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मतलब हमने बोला ना 14वें दिन पे होता है, तो मतलब जो 28 दिन का साइकिल है, 14वां दिन क्या हो गया, बीच का टाइम पीरियड है ये, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये पूरे फेज को समझाया हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए इस डायग्राम को, इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे मिस हुई तो प्रॉब्लम होगी, मिस हुई तो प्रॉब्लम होगी आपके लिए। फेजेस देखिए, डेज 1 से शुरू करिए, अभी पुराना अभी मेंस्ट्रुएशन वाला शुरू हुआ है, मेंसेस स्टार्ट है, जो पीछे वाला है वो आया, पहले दिन से लेके 14वें दिन पे देखिए खड़ी लाइन दिखाया हुआ है। मेंस्ट्रुएशन सबसे पहला फेज है, 1 से 2, 3 दिन, 4 दिन का दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही खत्म होता है फॉलिकुलर फेज शुरू हो जाता है फिर से, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, जिसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, फॉलिकल डेवलपमेंट। तो फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इस टाइम पे आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की भी नीड है। कहाँ से आएगा ये, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, किसके इन्फ्लुएंस में, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। और फॉलिकल डेवलप हो रहा है, तो हमने अभी इसके पहले पढ़ा कि जो मैच्योरिंग फॉलिकल होते हैं, जो इनके ऊपर बाहर की लेयर होती है, जिनको हम फॉलिकुलर सेल बोलते हैं या ग्रेनुलोसा लेयर बोलते हैं, ग्रेनुलोसा की सेल बोलते हैं,
वो भी रिलीज करती हैं क्या, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज डेवलपिंग फॉलिकल से होता है, इसीलिए यहाँ पे देखेंगे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी है। प्रोजेस्टेरॉन सबसे कम लेवल पे होता है, ईस्ट्रोजन उससे ज़्यादा होगा। क्लियर है। आफ्टर 14 डेज, मतलब अभी ओव्यूलेशन हो चुका है, 14वें दिन पर ओव्यूलेशन होता है। देखिए डेवलपिंग फॉलिकल डे 1 से स्टार्ट हुआ, पहले मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया, तो अब नया फॉलिकल डेवलप होगा। डेवलप होते होते प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल, उसके बाद मैच्योरेशन। और जैसे ही मैच्योर होकर ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होने के बाद ग्रेफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट होता है, येलो कलर्ड बॉडी, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कॉर्पस मतलब बॉडी ही होती है, कॉर्प्स मतलब बॉडी, ल्यूटियम, इसीलिए नीचे साइड में आके देखिए आप लिखा है ल्यूटियल फेज, क्योंकि इसी टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम आपको दिखेगा। ठीक है, ये सेकेंडरी फेज है। सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज का क्या मतलब है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा। ओव्यूलेशन हो गया, अभी सिक्रीटरी फेज में पहुंचा। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज में वो आपका फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा था। जैसे ओव्यूलेशन हुआ, अब इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा, मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है बढ़ेगा। क्लियर है। और नीचे साइड में यूटेराइन इवेंट देखिए, मेंसेस जब हो रहा था, मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट हुआ था, यूटेराइन वॉल जो थी, जिसको हम इंडोमेट्रियम बोलते हैं, यूटरस की इनर वॉल, ठीक है, वो सबसे पतली दिखाई गई है। देखिए 3, 5, 7 दिन पे या 9वें दिन तक वो पतली है। धीरे 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 अब इसका जो साइज है ना, थिकनेस, वो बड़ी मोटी हो रही है। जैसे ओव्यूलेशन हुआ, इसकी थिकनेस देखिए और मेंटेन है, और मोटी हो गई। ठीक है, और ऊपर साइड में येलो कलर बॉडी बड़ी सी दिख रही है, जिसको कार्पस ल्यूटियम बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है। और हमने इसके पहले पढ़ा है, इंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ा है, और अभी इसके पहले भी पढ़ा है ओवरी पढ़ते समय, कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। अब ओवा रिलीज हो गया है, ओवा ये रिसीव होगा किसके द्वारा, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। एम्पुला रीजन में स्पर्म की भी एंट्री अगर हो गई विद इन 24 आवर, यूजुअली 24 घंटे के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तब तो हो सकता है कि जाइगोट बने प्रॉपर, लेकिन 14 घंटे के बाद चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के। सबसे बेस्ट पीरियड होता है कि ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ है तो विद इन 24 आवर एंट्री हो जाए स्पर्म की। अगर पहुंच गया ओवा के पास तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और बढ़िया होगा। बढ़िया का मतलब कि वो प्रॉपर होगा फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद इम्प्लांटेशन का भी प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है, लेकिन सपोज फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं हुआ, मतलब उसी सिंक्रोनाइज्ड वे में स्पर्म की एंट्री या इंसेमिनेशन का प्रोसेस बॉडी के अंदर नहीं हुआ, तब क्या होगा, तब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन कम होगा। क्यों, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम अब कन्वर्ट हो जाएगी एक व्हाइट कलर बॉडी में, जिसको लिखा है ना रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम। तो जैसे जैसे रिग्रेस करेगा, वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता जाएगा। आप देख सकते हैं, आप सबसे नीचे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, देखिए जब कार्पस ल्यूटियम में बिल्कुल अप है ऐसे, और जैसे ही रिग्रेसिंग होने लगा डाउन हो गया फिर से, और एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा ही है। ठीक है, डाउन होते होते बिल्कुल लगभग एकदम मिनिमल लेवल पे चला जाता है, और कार्पस ल्यूटियम जो रिग्रेस हो रही है वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरी व्हाइट कलर बॉडी में, जिसको कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। क्लियर है। सो पूरे आप ओवेरियन इवेंट को देखिए, ओवरी में क्या हो रहा है, पिट्यूटरी लेवल पे देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, ओवेरियन हार्मोन का लेवल देखिए। ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एंड यूटेराइन इवेंट को देखिए, कब ये मोटी हो रही है और कब पतली हो रही है। ठीक है, और जब जब कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन ऑलमोस्ट नील हो जाता है, तब मतलब फर्टिलाइजेशन का इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ। और यही होता है अगली साइकिल शुरू। अगली साइकिल की शुरुआत यही होती है, क्या मतलब फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं हुआ तो यूटेराइन वॉल को इतना मोटा रखने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, अब इंडोमेट्रियम की वॉल जो है शेड ऑफ होगी, स्लोली शेड ऑफ होती है, और वहाँ ब्लड वेसल्स की सप्लाई बहुत रहती है, तो वो भी ब्रेक होती है। इसीलिए टिश्यू और सेल्स के साथ साथ ब्लड भी बाहर आता है थ्रू दी वेजाइना। ठीक है, वेजाइना, इसीलिए कहते हैं कि ये ब्लड जो होता है इम्प्योर होता है, क्योंकि इसमें और भी सेल्स और टिश्यूज भी होते हैं। ठीक है, और फिर से जब ये पूरा मेंस्ट्रुएशन का साइकिल मतलब ब्लड ब्लीडिंग का पीरियड खत्म हो जाएगा, यूजुअली 3 से 5 दिन चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर से अगली साइकिल शुरू होगी, सेम इवेंट रिपीट होगा, हर बार सेम इवेंट रिपीट होगा, इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। और महीने में होता है, इसलिए नॉर्मली इसको गांव के लोग या ऐसे लोग मंथली भी बोलते हैं, और हिंदी में माहवारी बोलते हैं, महामारी नहीं, माहवारी। ठीक है, एक महीने में हर बार ये रिपीट होता है। क्लियर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो आकर। ठीक है, जो ब्लड निकल रहा है, ब्लड रिलीज हो रहा है, उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। ठीक है,
इट लास्ट्स फॉर 3 to 5 डेज। शुरुआत में इसका फ्लो 1-2 दिन 3 दिन बहुत हैवी रहता है, और इस टाइम पे जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो किसी किसी फीमेल को या लड़की को, जो भी होती हैं लड़कियाँ औरत, ठीक है, उनको क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कभी कभी स्टमक पेन या लोअर जो एब्डोमेन एरिया है वहाँ पे बहुत तगड़ा पेन होता है, ठीक है, स्क्वीजिंग होती है। और किसी किसी को नॉर्मल होता है, तो उसके बहुत उपाय होते हैं। गर्म पानी बोतल में लेके आप सिकाई कर सकते हैं, कभी कभी मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन ले सकते हैं भाई, आती है मेडिसिन, हाँ, मेफ्टाल स्पास एंड सुपर स्पास या अदर मेडिसिन आती हैं, ठीक है। कंसल्ट और गायनी और डॉक्टर अगर प्रॉब्लम बढ़ती है तो। लेकिन ये टाइम पीरियड में फिक्स नहीं होता है, किसी किसी को 3 दिन में खत्म हो जाएगा, पूरा ब्लड कंप्लीट हो जाएगा 3 से 4 दिन में, किसी किसी को कभी कभी हफ्ते भर चलता है, मतलब थोड़ा थोड़ा ड्रॉप जो है रिलीज होता रहेगा। क्लियर है? द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ endometrium lining of the uterus and its blood vessels which form the liquid that comes out through the vagina। हमने बता दिया ये मेंस्ट्रुएशन है। लेकिन अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो, मतलब लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको एमेनोरिया बोलते हैं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एमेनोरिया और नो मेंसेस, ठीक है। और इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? एमेनोरिया होने के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? एक तो नेचुरल एमेनोरिया होगा, कब? बिफोर द प्यूबर्टी, ठीक है, वो भी एमेनोरिया कंडीशन है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो एमेनोरिया कंडीशन है। लेकिन हम नॉर्मली एमेनोरिया कंडीशन तब बोलते हैं जब एक बार स्टार्ट होने के बाद नहीं होता है तब, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी एमेनोरिया होता है, क्यों? ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर प्रेगनेंसी हो गई है सपोज, और बीच में फिर से ओव्यूलेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो 1, 2, 3, 4 महीने तक, 5 महीने तक नॉर्मल, मतलब कपल जो होते हैं, आई डोंट नो, लेकिन कपल नॉर्मली इन्वॉल्व रहते हैं क्वाइटस में या सेक्सुअल इंटरकोर्स में 3-4 महीने तक, प्रेगनेंसी के बाद भी, ठीक है। जब तक विजिबल ऐसा नहीं होता है कि दिक्कत हो सकती है, नहीं करना चाहिए, ठीक है, तब तक हो सकता है 2 महीने 3 महीने तक तो नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इन्वॉल्व हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ या जो भी है कपल। तो अगर मान लीजिए मेंस्ट्रुएशन चलता रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ओवर रिलीज हो रहा है, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और दूसरा है उसको बंद इसलिए करना होता है क्योंकि इंडोमेट्रियम की वॉल ना पतली नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी वहाँ पे जाइगोट या जाइगोट जो है इम्प्लांट हो चुका है और वो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। तो अगर पतली हो जाएगी तब तो जाइगोट उसके साथ बाहर आ जाएगा, प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी, प्रेगनेंसी ही अबॉर्ट हो जाएगी, इसीलिए मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ठीक है। और उसको प्रिवेंट करने के लिए किसी भी तरीके का, चाहे बाहर से इन्फेक्शन रोकने के लिए या अंदर से कोई लीकिंग हो, नॉर्मली जो सर्विक्स एरिया है, जो सर्वाइकल कैनाल होती है, वहाँ पे म्यूकस का प्लग ऐसे बिल्कुल उसको जाम कर देता है, बिल्कुल टाइट कर देता है, प्लग है, बंद कर देता है। ओपनिंग है ना, जो कि यूटेरस एंड वजाइना को कनेक्ट करता है, सर्विक्स, उसकी ओपनिंग को बंद कर देता है, ठीक है, म्यूकस प्लग। स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेसफुल वर्किंग कंडीशन हो या स्ट्रेस में फीमेल रह रही हो, किसी भी टाइप का स्ट्रेस, तो ये भी मेंस्ट्रुएशन के साइकिल को या मेंस्ट्रुअल साइकिल को इम्पैक्ट या अफेक्ट कर सकता है। पुअर हेल्थ, बहुत ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम है, मतलब जैसे होता है ना कि मतलब खाना पीना नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन की कमी है, गरीब बच्चे जो होते हैं, तो पुअर हेल्थ की कंडीशन है, उस कंडीशन में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इम्पैक्ट होता है, कभी कभी नहीं आता है, ठीक है। मेनोपॉज, नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन क्या हो गया? 50 साल एवरेज है, किसी में थोड़ा कम भी हो सकता है, 45 में भी हो सकता है, किसी में 55 भी जा सकता है। कभी कभी आपने एक्सेप्शनल सुना होगा एक्सेप्शन कि भाई 60 साल की उम्र में बच्चे पैदा हो गए, नॉर्मली नहीं होता है। नॉर्मली 50 साल की एज है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होती है, मतलब फिनिश हो जाती है, अब इसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। तो जैसे स्टार्टिंग होती है ना, तो रुक रुक के होती है, मतलब शुरुआत हुआ तो फिर पहली बार 3 महीने 4 महीने गैप के बाद हो रहा है, 6 महीने गैप के बाद हो रहा है, कभी कभी साल भर के बाद होता है। वैसे ही जब रुकता है ना तब भी ऐसे ही होता है। जब मेनोपॉजल स्टेज आती है तो उस टाइम पे भी जैसे मतलब एक बार हुआ तो फ्लो कम हुआ थोड़ा, फिर पता चला 2 महीना रुक गया, 2 महीना हुआ ही नहीं, फिर उसके बाद थोड़ा सा हो गया, तो ऐसे 1-2 साल में ऐसे भी जा सकता है, फिर धीरे धीरे जाके रुक जाता है। और मेनोपॉज जब होता है तो फीमेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस, क्योंकि एक बहुत मेजर इवेंट जो है उनकी लाइफ का वो रुक रहा है। रुकने का मतलब पूरा जो एक हार्मोनल बैलेंस है, हार्मोनल सिस्टम है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, वो एक सिस्टम पूरा स्टॉप होगा स्लोली। इसलिए बहुत सारे जो उनका मेंटल और फिजिकल जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। वो हम एंथ्रोपोलॉजी जब पढ़ते हैं तब डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ आपको पढ़ना नहीं है। उसके अलावा एमेनोरिया की कंडीशन कब आ सकती है? बर्थ कंट्रोल मेडिकेशन पे है तब भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा एमेनोरिया कब आ सकता है? जब सर्जिकली आपने इन ओवरी को ही रिमूव कर दिया हो, तब भी एमेनोरिया हो सकता है, ठीक है, होगा ना। अरे ओवरी रिमूव कर दिया, वो आएगा ही नहीं, बाकी चीज़ें प्रोसेस नहीं होंगी, सिक्रीट नहीं होगा प्रोस्टेन, तो कहाँ से होगा? और यूट्रस रिमूवल हो गया सपोज, तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सर्जिकल मेथड है। मेंस्ट्रुअल फेज अभी जो देखा, मेंस्ट्रुअल फेज फॉलो किसको करता है? फॉलिकुलर फेज को। फॉलिकुलर फेज में होता क्या है हमने बता दिया सारा। वैसे फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल इन ओवरी ग्रोथ विल बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू दी प्रोलिफरेशन। रीजनरेट का मतलब उसका साइज, मतलब जो थिकनेस है वो बढ़ती जाती है, सेल में डिवीजन हो रहा है और थिकनेस बढ़ती जाएगी।
चेंजेज इन द ओवरी एंड द यूटेरस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंजेज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। दोनों हार्मोन का लेवल जो हमने देखा था लेफ्ट साइड में, कौन से हार्मोन, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखिए लेफ्ट में है ना पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल, और सेकंड नीचे से देखिए सेकंड कौन है, ओवेरियन हार्मोन लेवल। तो ये दोनों हार्मोन का चेंज मतलब जो लेवल है ना वो चेंज होता है, ठीक है। वो क्या करता है, ओवरी और यूटेरस में चेंजेस लाता है कुछ। लेवल ऑफ गोनेडोट्रोपिन LH एंड FSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, इज स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल, हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल अबाउट 14th डे। LH सर्ज दैट इज मैक्सिमम लेवल ऑफ LH एट द 14th डे ऑफ साइकिल इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल। ये ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चरिंग में हेल्प करता है। जैसे ही वो रप्चर होगा ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाएगा, और ओव्यूलेशन के प्रोसेस में सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। अभी यहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई है, हमने पढ़ा है इसके पहले, ठीक है। लेक्चर आप देखिए, ओवरऑल इवेंट क्या हुआ, ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल के बाद LH सर्ज आया, LH सर्ज हुआ, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुई, वहाँ से ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ, ओवुलेटरी फेज, और ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट किस में हो गया, कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कर रहा है, जो कि इसेंशियल है किसके लिए, इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और इफेक्टिवली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, सस्टेन कराने के लिए। प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो गई तो ऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल इवेंट्स जो है सब स्टॉप हो जाएंगे, नो मेंस्ट्रुएशन मतलब एमेनोरिया की कंडीशन आ जाएगी, ओके। नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं हुआ, मतलब ओव्यूलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं हुआ, मतलब सिंक्रोनाइज्ड टाइम पे या ऑन द राइट टाइम स्पर्म की एंट्री नहीं हुई। कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन डाउन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन डाउन होते ही इंडोमेट्रियम डीजनरेट करनी शुरू हो जाएगी। इंडोमेट्रियम डीजनरेट होगी तो वहाँ से ब्लड वेसल्स भी ब्रेक होती है, उसके साथ साथ ब्लड के साथ साथ जो टिश्यू है इंडोमेट्रियम की सेल्स है वो भी बाहर आती है, उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। किधर से आएंगे, थ्रू दी वेजाइनल ओपनिंग, ये बाहर निकलेंगी, और यही है स्टार्ट ऑफ द न्यू साइकिल। मीनोपॉज की कंडीशन एमेनोरिया है, परमानेंट एमेनोरिया है, मतलब इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट फिर से नहीं होगी। ये होती है अप टू 50 ईयर ऑफ एज, वेरिएशन हो सकता है, ये एवरेज एज है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन द मीनार्च एंड मीनोपॉज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में कि साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन किसका इंडिकेटर है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का इंडिकेटर है। कब से कब एक्सटेंड होता है, तो मीनार्च से मीनोपॉज के बीच में। मीनोपॉज से मीनार्च मत बोल दीजिएगा, क्योंकि एक बार मीनोपॉज हो गई परमानेंट तो मीनार्च फिर से नहीं होगा, नहीं होगा, नॉर्मली या यूजुअली नहीं होगा। किसी किसी इवेंट में हो गया, अगर परमानेंट के बाद भी कभी अचानक से पता चला 2-4 साल के बाद हो गया तो रेयर होगा, वो एक्सेप्शनल होगा, जनरल इवेंट या नॉर्मल इवेंट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखेगा, मीनार्च टू मीनोपॉज। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात कर लेते हैं साथ में ही। सो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, देखिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फीमेल की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ब्लड और टिश्यू बाहर आ रहे हैं, अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन आप मेंटेन नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं और प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस का इन्फेक्शन हो सकता है, समझ रहे नहीं, ओवरी में इन्फेक्शन हो सकता है थ्रू दिस। सो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन क्या है, रेगुलर बात लेना चाहिए भाई, फीमेल के लिए है। क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली, डेली क्लीनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक बार हमने पैड यूज कर लिया है तो वही पैड चल रहा है जब तक मेंस्ट्रुएशन खत्म नहीं, हालांकि वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लो रहेगा तो एक ही दिन में आपको 2 बार चेंज करना पड़ सकता है मे बी, ठीक है। क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली, यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड। जैसे मूवी आई थी ना वो पैडमैन करके, तो इसी को प्रमोट कराने के लिए था। तो या तो सैनिटरी नैपकिन जो मार्केट में आता है बहुत सारे नाम से, उसको यूज करिए, डिफरेंट आते हैं। या अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, पुअर अवेलेबिलिटी है, या आपको अच्छा नहीं लगता है, वो कभी कभी होता है, इरिटेटिंग फील होता है, तो आप कपड़ा यूज कर सकते हो घर में, होममेड क्लीन, बिल्कुल, हैंकी, हैंडकरचीफ, ठीक है, कोई भी कॉटन प्लग जो कि सोक करे, ऐसी चीज़ जो कि सोक करे, ठीक है। और इसको चेंज करना है 4 से 5 घंटे में एज पर द नीड। अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो आप चेंज करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। डिस्पोजल, देखिए ब्लड है, टिश्यू है, ये बायो हेजार्ड है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल ब्लड निकालते हैं तो उसको डिस्पोज करते हैं प्रॉपरली, हालांकि प्रॉपरली डिस्पोजल नहीं करते हैं सब लोग, ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन करना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं देखिए डिस्पोजल ढंग से नहीं करते, उनके बाहर साइड में ऐसे ही पूरा कॉटन एंड जितनी भी ड्रेसिंग के वो होती हैं, ब्लड और पस सब फेंके रहते हैं, दैट इज बायो हेजार्ड। वो इन्फेक्शन के और डिजीज के एबोर्ड है, मतलब घर है, ठीक है। तो इसका डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए। कैसे, रैप करिए इसको, एक यूज्ड पेपर में रैप करिए, जो भी आपके पास पेपर है, ठीक है। डो नॉट थ्रो द यूज्ड नैपकिन, जो आप सैनिटरी पैड यूज किए हैं उसको ऐसे नहीं फेंकना है कहीं पे भी, ठीक है। या ड्रेन पाइप में नहीं फेंकना है टॉयलेट के, ठीक है, ओपन एरिया में नहीं फेंकना है, इसको प्रॉपरली आप डिस्पोज करिए, वो कलेक्ट करके ले जाएंगे, ठीक है। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड्स विद द सोप, जैसे कोरोना के टाइम पे वॉशिंग करते थे, नैपकिन के हैंडलिंग जब भी करें उसके बाद वॉशिंग जरूर करिए। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं।
अब अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का इवेंट, अभी हम नहीं पढ़ सकते, मेरा गला मेरा सूख रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड दिस थिंग्स एंड पूरा स्ट्रक्चर हमने बता दिया है, डिटेल में बता दिया है, हार्मोन लेवल कैसे कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे स्टार्ट होती है और होती क्या है, क्लियर है। अगला टॉपिक हमारा ये है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का इवेंट, ठीक है। इसको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ओके, बाय बाय।